सीखने से पहले आज मैं बताता हूं आपको वो महत्वपूर्ण 10 नियम। इन 10 नियमों को हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं, आचार संहिता या आचार नियम भी बोल सकते हैं, और महत्वपूर्ण नियम बोल सकते हैं, एक निश्चित प्रोटोकॉल के नियम बोल सकते हैं। एक अच्छे सफल न्यूरोथेरेपिस्ट के नाते हमको इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, और जानना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और केवल समझना जरूरी नहीं है, तो इन नियमों को आत्मसात करना भी जरूरी है। ये नियम पढ़ने वाले नियम नहीं है, ये नियम केवल जानने वाले नियम नहीं है। ये वो नियम है जिनको हम अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपिस्ट बनना, कुछ भी बनना और बहुत कुछ बनना और सब कुछ बनने में जो अंतर है, ठीक वही नियम, ये वही नियम है जिनसे आप बहुत कुछ बन सकते हैं, एक सफल प्रभावी न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो वो महत्वपूर्ण 10 नियम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से अपनाना, जिनके बारे में आपको भी चर्चा करने वाला हूं। तो वह कोड ऑफ कंडक्ट जिनके अंतर्गत सबसे पहला नियम आता है स्वच्छता। स्वच्छता ट्रीटमेंट देने से पहले जिस जगह पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस स्थान की स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ अगर मापदंड करें तो कुछ बिंदुओं से उसको नापा जा सकता है। धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और दूसरा वहां की जो स्मेल है वह भी गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यक है तो कुछ भी थोड़ा स्मेल यानी अच्छी स्मेल हम डाल सकें तो बहुत अच्छा है। तो स्वच्छता में जहां ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहां की स्वच्छता और अपनी स्वच्छता, हमारे भी हाथ पैर, हमारे वस्त्र, हमारे मुंह की स्मेल, ये एकदम जिसको हम स्वच्छता के मापदंड के नाते से देखते हैं उस प्रकार की होनी चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। जीवन की शुरुआत, न्यूरोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट की शुरुआत इसी नियम से होती है, यानी स्वच्छता। तो स्वच्छता के बाद दूसरा नंबर आता है, वो है विनम्रता। विनम्रता मतलब जिस रोगी को हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो हमारे अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए उसके प्रति। एक व्यक्ति हमारे से कुछ अपेक्षा करके आया कि इनके पास मैं जा रहा हूं और मैं ठीक होऊंगा, तो रोगी किसी भी स्वभाव का हो सकता है। रोगी को क्रोध हो सकता है, वो तो उसकी बीमारी का कारण भी हो सकता है, छटपटाना हो सकता है, इरिटेट करने वाला हो सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर उसके प्रति एक विनम्र भाव होना चाहिए। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। विनम्रता का मतलब होता है सामने वाले का रेस्पेक्ट करना, सम्मान देना। या विनम्रता के अगर नापने वाली चीज में आएगा, विनम्रता यानी क्या? बड़ा विनम्र है, बड़े लहजे से बोलता है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, जब देखो तो एकदम प्रणाम करने की स्थिति ऐसी उसकी रहती है, चेहरे पर सहज स्माइल है, यह विनम्रता को शो करती है। विनम्रता का अपोजिट है अहंकार। आओ ना, मैं कर दूंगा भी ठीक, यह अहंकार है। तो अहंकार नहीं, दूसरा नियम है विनम्र। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है उसका मंगल कामना। जो व्यक्ति हमारे पास आया है हम ठीक करेंगे ही, मैंने अपने 100% एफर्ट्स उसके प्रति लगाने हैं। तो हे भगवान, तुम्हें ठीक करना है, इसीलिए ठीक होकर ही जाएगा, एकदम स्वस्थ होगा ही, ऐसी मन के अंदर भावना रखनी है। ऐसा नहीं है 5 बार ठीक करूंगा, अभी एक ही ट्रीटमेंट और मैं ठीक करूंगा, ऐसी उसके प्रति मंगल भावना रखनी है। और यह मंगल भावना हमारी सेवा की भावना से जुड़ती है। ध्यान रखना, ये मतलब कहने वाले शब्द नहीं है, यह सेवा करना मतलब कोई काम नहीं है। सेवा तो भावना है। तो ये भावना, सेवा की भावना, मैं इसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट करने वाला हूं, चाहे वो गंदा है पैर है, चाहे उसके कपड़े गंदे हैं, चाहे मुंह से लार निकल रही है, चाहे ब्लड निकल रहा है, मैंने बड़ी सेवा करनी है उसकी।
तो जो हमारे वैदिक विज्ञान के अंदर भावना है सेवा की, वही भावना हमने यहां प्रकट करनी है। तो सेवा एक भावना है, इसका अर्थ से, पैसे से कोई लेना देना नहीं, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं, उम्र अधिक है या उम्र कम है। एक छोटे बच्चे की भी सेवा की जा सकती है, एक बड़े व्यक्ति की भी सेवा की जा सकती है। सेवा तो भावना होती है। मैं और क्या कर दूं, ऐसा सेवा भावना से ट्रीटमेंट देना। चौथा महत्वपूर्ण विषय आता है, वो है अस्पृश्यता। ध्यान करना, ये हमारे समाज की आज एक बहुत बड़ी बुराई भी हो गई, जिसको दूर करना है। और एक चिकित्सक, एक हीलर, उसके जीवन में यह गुण अगर नहीं है तो व्यापारी तो बन सकता है, चिकित्सक नहीं बन सकता। तो चिकित्सक बनने के लिए उसको अस्पृश्यता की भावना को आत्मसात करना ही होगा। कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन किस जाति का, कौन किस संप्रदाय का, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन बच्चा, कौन बड़ा, उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की भावना से उसको दूर हटना है। अस्पृश्यता उसके जीवन का एकदम पार्ट होना चाहिए। मैंने किसको छुआ, इसको छूऊं कि नहीं छूऊं, इसको ट्रीटमेंट दूं कि नहीं दूं, अरे ये तो नीची जाति से, अरे ये तो ऊंची जाति से। तो अगर इस प्रकार की भावना हमारे मन में आएगी तो हम एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते। इसलिए ध्यान रखना, एक उत्तम चिकित्सक को, एक श्रेष्ठ चिकित्सक को अस्पृश्यता की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, यानी छुआछूत उसके मन में नहीं होना चाहिए। तो अस्पृश्यता की भावना। और अंतिम एक चिकित्सक को ध्यान रखने वाली बात है, और वो है पांचवा नियम। यह है नियम जो हमने मन में धारण करने हैं, 5 वो नियम। इसके बाद अगले 5 नियम वो बताऊंगा जो उसके कृतित्व में आएंगे। तो 5वां नियम है समर्पण की भावना। समर्पण की भावना यानी क्या? तो समर्पण की भावना 2 प्रकार से प्रकट होती है। एक है मेरे विज्ञान के प्रति मेरा समर्पण, मैं जिस चिकित्सा को कर रहा हूं वह चिकित्सा मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए समर्पण की भावना, उसको सीखने के लिए और क्या दूं, और क्या दूं, और क्या दूं। मैंने दान में और समर्पण में एक फर्क है। दान दिया जाता है जितना मेरे पास है, और समर्पण का मतलब होता है जितनी सामने वाले की आवश्यकता है। तो सीखने के लिए 100% डिवोशन, 100% सरेंडर, किसी भी स्थिति में मुझे चिकित्सा करनी है ऐसा समर्पण। और दूसरा, जिनसे मैं सीख रहा हूं उनके प्रति भी समर्पण। समर्पण के बिना लर्निंग नहीं होती। अगर लर्निंग चाहिए, सीखना है, तो उसके लिए समर्पण करना ही होगा। और इसीलिए समर्पण के मापदंड क्या है? जिनसे लर्न कर रहे हैं उनको हमेशा बड़े रखना, यह मुझसे बड़े हैं, उनके प्रति विनम्र होना, उनके प्रति हमेशा उनका सम्मान करना, कभी उनसे ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं यह भावना रखना, यह समर्पण के कुछ मापदंड के अंदर आता है। इसीलिए पुराने श्लोक है ना, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धर्माप्नोति, धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम,
तो यह जो विनय, आप जो विद्या ले रहे हैं, यह कहां परिलक्षित होना चाहिए, कहां पर दिखाई देना चाहिए, कहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए? तो ये विनय से, विनय माना निवेदन, अहंकार नहीं। तो विद्या ददाति विनयम, अगर आपके अंदर ज्ञान आया है और आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हो रहे हैं, तो अब आपके अंदर क्या आ रहा है? विनय आ रहा है, विनम्रता आ रही है, समर्पण आ रहा है, सेवा की भावना आ रही है, अस्पर्शता आ रही है, सौख्यता आ रही है। इसका अर्थ है आपके अंदर न्यूरोथेरेपी आ रही है। और अगर इनमें कहीं कमी है तो आप मशीन तो बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है यह मन के स्तर पर जाने वाले 5 नियम। नंबर 1, स्वच्छता। अपनी स्वच्छता गंदगी के रूप में भी और स्मेल के रूप में भी, और जहां चिकित्सा दे रहे हैं उस स्थान की भी स्वच्छता गंदगी के रूप में भी और स्मेल के रूप में भी। नंबर 2, विनम्रता, आप विनम्र हैं। नंबर 3, मंगल कामना, आप उनको स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे हैं। और नंबर 4, अस्पर्शता, छुआछूत की भावना से आप रहित हैं। और नंबर 5, समर्पण की भावना। ये पहले 5 नियम आपने गांठ बांधने हैं, अपने जिंदगी में अपनाना है। अब मैं बात करूंगा अगले वो 5 नियम जिनको आपने रोगी के साथ करना है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जो रोगी के साथ आपने करने हैं, जिनका सीधा सीधा रोगी से संबंध है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो अब बात करते हैं अगले 5 नियमों की। जब रोगी आपके साथ आ जाते हैं तो उस समय बहुत नमस्कार से, प्रणाम से, विनम्रता से रोगी को ट्रीटमेंट सेट पर आने के लिए कहना, और उनके जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे पेटी है, पुरुष है तो बेल्ट, घड़ी और पेन, जो भी पॉकेट की जो चीजें हैं, उनको किसी भी एक टोकरी में उतार के रखने के लिए रखना। क्यों? जो ट्रीटमेंट के समय असुविधा का कारण बनेगी। फिर हम वो अगले 5 नियम जो कोड ऑफ कंडक्ट है न्यूरोथेरेपी के, उन पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है रोगी को करवट लेकर लेटना और बैठने के लिए कहना। जैसे आप आइए और आपको लेटना है, पहले बैठना है और बैठकर लेटना है। तो कैसे लेटना और कैसे बैठना आप ध्यान रखना। पहले बोलना है रोगी को कि आपने करवट लेकर लेटना है। तो कैसे लेटना? तो धीरे से बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो दाईं तरफ का करवट ले लीजिए, कोई सा करवट ले सकते हैं, कोहनी की सपोर्ट से नीचे जाना और सीधे हो जाना, ये सही तरीका है। और बैठने का भी सही तरीका है। तो पहले दोनों घुटनों को मोड़ते हुए टांगों को मोड़ना, अब दाईं तरफ करवट लेना, नीचे की तरफ देखते हुए हाथ और कोहनी की सहायता से धीरे से बैठना, यह है सही तरीका। साथ ही हम गलत तरीके को भी देख लेते हैं कि क्या गलत तरीका है। तो गलत तरीके से लेटना, लेट जाओ, सामान्यतः ये तरीका लोग अपनाते हैं, ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? और बैठने के लिए भी मैं बताऊंगा। तो बैठ जाओ, तो ऐसे तुरंत बैठ जाते हैं। क्यों यह तरीका अपना है, इसका एक थोड़ा साइंस जान लेंगे। जैसे आप लेटो, रुक जाओ, नहीं सीधा गलत लेटना है, गलत लेटो, रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ। क्या रुक पाएंगे इतनी देर? नहीं रुक सकते। क्यों? ऐसा होने पर नीचे चले जाओ, पेट, गर्दन, स्पाइन और पूरा शरीर स्ट्रेस में आ जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है और ऐसे ही क्रैम्प्स भी आने की संभावना होती है, ऐसे नाभि अपसेट होने की संभावना होती है। और जब हम रूटीन इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में रोग ठीक होने की जगह रोग आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही गलत बैठेंगे तो देखिए कैसे बैठो, रुक जाओ, क्या इतनी देर रुक सकते हैं? 2 मिनट? बहुत मुश्किल, लेट जाओ। लेकिन सही जो तरीका है उसको ध्यान रखना। अब दोनों पैर मोड़ो, हिप्स के साथ जाओ और बैठो, रुक जाओ। क्या आप 5 मिनट रुक सकते हैं? तो बहुत आराम से 5 मिनट रुक सकते हैं। इस समय किसी प्रकार का स्पाइन पर कोई प्रेशर नहीं है, पूरे शरीर में कोई प्रेशर नहीं है, सारा वजन कोहनी पर है और सपोर्ट के लिए ये दूसरा हाथ सहयोग में है। आप लेट जाओ। करवट
लेकर लेटना और करवट लेकर बैठने का कैसे है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बाईं तरफ, दायां बाएं किधर भी हो सकता है, बाईं तरफ हल्के से हिप्स का सहयोग लिया, दूसरा हाथ आगे लेके जाना, कोहनी की सपोर्ट से नीचे जाना और सीधे लेट जाना। अब ऐसे ही बैठना है तो पहले दोनों पैर मोड़ना, अब बाईं तरफ हिप्स को पर आना, बाईं कोहनी और दाएं हाथ की सपोर्ट से बैठो, बाहर रुक जाओ कोहनी नीचे लेकर। अब ये कितनी देर यहां रुक सकती है, 5 मिनट रुक सकती है, जबकि पहले नहीं रुक पा रही थी। तो यह सही तरीका है, यहीं से बैठना है। अब धीरे से, हाँ करेक्ट। अभी रॉन्ग क्या है, जब ये रॉन्ग लेटी तो लेटी पर रुकिए। अब यहां ज्यादा देर रुकना मुश्किल है क्योंकि चेहरे पर, पीठ पर, सब तरफ बहुत बड़ा प्रेशर जाएगा, नीचे लेट जाओ। ये गलत तरीका है लेटने का और गलत तरीका बैठने का। बैठो, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो ठीक तरीके से एक बार नीचे लेट जाएंगे, बाईं तरफ से थोड़ा हिप पर जाओ, दोनों हाथों की सपोर्ट लेते हुए, नीचे देखते हुए कोहनी का सपोर्ट लिया और आप सीधे हो गए, ऐसे सीधे हो गए। तो जाना लेटने के लिए सीधा है, लेकिन करवट लेकर लेटना और करवट लेकर बैठना, यह न करने से रोग आते हैं और ऐसा करने से अनेक रोग बाहर ही रुके रहते हैं, अटैक नहीं करते। इसलिए ध्यान रखना, अब ये छठा नियम है, लेकिन रोगी को करने वाला पहला नियम है और वो है करवट लेकर लेटना, करवट लेकर बैठना। लेकिन अभी हम जब ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो दो चीजों का काम, दो चीजों की भूमिका एकदम कंटिन्यू आएगी, जिनमें से नंबर 1 है स्टैंड और नंबर 2 है पिलो। तो नियम बनता है पिलो और स्टैंड को खुद सेट करना, रोगी को सेट करने के लिए नहीं बोलना। तो नियम 7 कौन सा है, स्टैंड्स एवं पिलो को स्वयं होकर के सेट करना, व्यवस्थित करना, रोगी को कहना और कैसे करना देखिए। और यहां से तकिया लिया और हल्का टांगों के नीचे लगा दिया और फिर पैर सीधे कर दिए। मैंने खुद होकर पिलो सेट किया। अब मुझे हाथ के नीचे अगर पिलो लगाना है तो हाथ उठाया और पिलो सेट कर दिया, ऐसे सेट करना। अब यही गलती क्या हो सकती है, तो रोगी को ना पैर उठाओ, पैर उठा दिए और ऐसे मैंने पिलो निकाल दिया। अब मैंने कहा गलत क्या किया, एक बार पैर उठाना चाहिए, पिलो लगा दिया। अब ये जो पैर उठाए हैं, उठाने से रोगी के इस एरिया पर प्रेशर आ गया। यही प्रेशर जिनको कमर की तकलीफ है, जिनको पेट की तकलीफ है, तकलीफ बढ़ा देगा। इसीलिए नियम क्या है, पिलो और कुर्सी को खुद सेट करना। जैसे मैंने यहां रखा था, पैरों को हल्का सा मोड़ा, इसके बाद पिलो लिया, लेकर पिलो सेट किया पूरा हिप तक और